हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय एडुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एडुकेशन आप लोग के बीच में लेके आ गया हूँ अगला चैप्टर फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2018 से 24 तक का। तो चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन कैसे दिया है, क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आंसर से पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए। किसी सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए, जो क्वेश्चन ऊपर से शो कर रहा है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। अब आप समझिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। पहले हम आपको बता दें सेल किसे कहते हैं। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में निरंतर धारा प्रवाह बनाई रखती है, ठीक ना। जो परिपथ में निरंतर क्या होती है, धारा प्रवाह बनाई रखती है। अब आपके बीच में आ गया सेल का विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो इसको आप ध्यान से एक बार समझिए। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ध्यान से समझिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा ली गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। बात समझ में आया। आइए इसको हम लिख के आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा ली गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। यह आपका आंसर हो गया, जो 1 नंबर में कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो ऊपर शो कर रहा है उसको देखिए, आंसर से हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या दिया है, 2 वोल्ट है, उसका अर्थ पूछ रहा है, ठीक है ना। है कि सेल द्वारा जब 2 वोल्ट की विभव, यानी 2 वोल्ट विभव परिपथ में प्रवाहित की जाएगी, तब 2 जूल कार्य होगा, ठीक ना। तब कितना जूल कार्य होगा, 2 जूल कार्य होगा, ठीक है। आइए इसको हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन में आप लोग देखिए, लिखेंगे इस कथन से यह स्पष्ट है कि एकांक आवेश को सहित एक बार में पूर्ण परिपथ में
प्रवाहित करने में किया गया कार्य 2 जूल होगा। ठीक है ना। इस कथन से यह स्पष्ट है कि एकांक आवेश को शेल सहित एक बार पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में कितना जूल कार्य होगा? 2 जूल कार्य होगा। ठीक है, तो नोट करिए। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखिए, आंसर से हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन जो है दिया है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन प्रचलनों बातों पर निर्भर करता है? अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है, देखिए दिया है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह जो क्वेश्चन है 2018, 16, 15 और 22 में पूछा हुआ है। तो आंतरिक प्रतिरोध से पूछ रहा है, किसी सेल का अंदर का वह प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आप जान लीजिए। किसी सेल के अंदर का वह प्रतिरोध जो सेल के अंदर से विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे, उसी को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल के आंतरिक विद्युत धारा प्रवाहित में अवरोध उत्पन्न करे, जब आंतरिक अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और उसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हम इसको लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, जब किसी सेल के मध्य मौजूद विद्युत अपघट्य के कारण में धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। अब देखिए इसमें दिया है आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हेडिंग करके, आंतरिक प्रतिरोध का निर्भरता। आप लोग देखेंगे किन किन बातों पे निर्भर करता है। पहला है, यह सेल की दोनों प्लेटों, यहीं पे लिख देते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती
होता है। पॉइंट नंबर 2 जो होगा, जो यह सेल होता है, सेल के दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ध्यान से देखिए, वैद्युत अपघट्य के सांद्रता पर। दूसरा जो होता है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है सांद्रता जैसा होगा उसी हिसाब का सेल होगा, उसके अंदर का जो रासायनिक पदार्थ जिस प्रकार होगा उसका सांद्रता उसी क्वालिटी का सेल होगा। ठीक, वैद्युत अपघट्य तथा सेल के प्लेटों पर वैद्युत अपघट्य तथा सेल के प्लेटों पर निर्भर करती है। तो अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखिए आंसर। अगला क्वेश्चन है जो आपको शो कर रहा होगा ऊपर, इस क्वेश्चन में फिगर भी है, ध्यान से देखिए। दिखाया गया क्वेश्चन, दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए जबकि स्विच यस बंद हो। इसमें फिगर दिया है, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हम सलूशन लिखते हैं। सलूशन में फिगर क्या बनाया है उसको बनाते हैं। गिव एंड डेट, बिना फिगर के सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक प्रतिरोध है, यहाँ पे एक है, इसमें एक स्विच लगा हुआ है, स्विच का नाम जो है यस है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगी हुई है, ठीक है ना। 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है या 3 ओम है। कहा है जब यस स्विच बंद हो या बंद हो तब 2 ओम में कितनी धारा बहेगी। तो ये जानते हैं, प्लस है माइनस है, जो धारा होती है प्लस से बहती है 2 ओम में प्रवाहित धारा। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, भी इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू भी अपान आर। भी का मान दिया है 10 और 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो धारा का मान निकल जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। 2 25 10, ये नोट करिए। ये क्वेश्चन और दिया है, यहीं पे हम आपको बता देते हैं, सॉल्व से पढ़ जाए इसको। देखिए क्वेश्चन तो दिया है, किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखते हैं सॉल्यूशन, गिवन डेट, ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है। आई का मान दिया है 2 एम्पियर, टाइम का मान है 5 मिनट, सेकंड में बदल दें 5 × 60 यानी 300 सेकंड, ठीक है। कार्य कितना हुआ 1200 जूल, ठीक है ना, 1200 जूल हुआ। क्या पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। तो आप लोग फार्मूला पढ़ें, E इक्वल टू W/Q, और आप लोग ये भी जानते हैं Q बराबर IT। अब देखिए W का मान कितना है, अभी मान नहीं रखते हैं, Q बराबर IT, तो यहाँ पे लिख देते हैं IT। अब देखिए W का मान कितना है 1200 जूल है, I का मान कितना है यानी 300 सेकेंड है, सॉरी I का मान 2 एम्पियर है और T का मान 300 सेकेंड है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 दूना 6 यानी ऊपर 12/6 कैंसिल करेंगे, E का मान आ जाएगा 2 वोल्ट। तो इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है ना। इसके बाद हम इरेज कहते हैं, इसको नोट करिए।
क्वेश्चन जो दिया है 2019, 17 और 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आंसर से पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन शो कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दिया है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए, यानी वैद्युत परिपथ के संबंधित में किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ का नियम आइए हम बताते हैं। किरचॉफ ने वैद्युत संबंधी दो नियम दिया। इसमें पहला नियम है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा नियम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको अंग्रेजी में केवीएल और केसीएल के नाम से जानते हैं। किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सन 1842 में किरचॉफ ने अपना नियम दिया। तो आइए इसका सलूशन लिखते हैं। सलूशन में लिखते हैं किरचॉफ का नियम किरचॉफ का नियम। ध्यान से देखिए, लिखेंगे किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम दिए। पहला है संधि का नियम। पहला कौन सा है? संधि का नियम। संधि का नियम आइए समझाते हैं। संधि का नियम का परिभाषा पहले हम बता देते हैं। किसी संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का पहला नियम, या इस नियम को संधि का नियम, या इस नियम को किरचॉफ करंट लॉ, या इसी को अंग्रेजी में केसीएल कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम समझाते हैं। पहले लिख देते हैं किसी संधि पर मिलने वाली मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। यानी समेशन आई इक्वल टू, ध्यान से देखिए, समेशन आई इक्वल टू 0। यानी इस कथन से आप क्या समझते हैं पहले आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कोई एक या जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर एक या दो से अधिक धारा प्रवाहित हो या धारा मिलती हो उसको जंक्शन कहते हैं। तो सपोज कहते हैं इधर से भी कोई एक चालक तार आके जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी, इधर से और इधर से। अब ध्यान से देखिए, यह जो दो है, ठीक है ना, इसको हम मानते हैं I1 और इसको मानते हैं I2। ये इनपुट है, आ रहा है, और ये जा रहा है I3, I4, I5। ठीक ना। तो कह रहा है इस संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और इसी को हम कहते हैं संधि का नियम या किरचॉफ का करंट लॉ, केसीएल। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखिए, इसको हम समझाते हैं। सपोज कहते हैं जो I1 है इसमें 3 एम्पियर की करंट आ रही है, इसमें भी 3 एम्पियर की आ रही है। टोटल क्या हुआ? यानी I1 प्लस I2 निकालें तो कितना हुआ?
3 + 3 यानी टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। अब देखिए इससे कितना जा रही है, तो जो संधि, अब इसके इक्वल निकालते हैं। संधि से कितना बाहर की ओर जा रही है, तो बाहर जा रही है I3 I4 I5। सपोज कहते हैं जो I3 है ये भी 2 एम्पियर है, I4 भी 2 एम्पियर, I5 भी 2 एम्पियर। तो इसको I3 I4 I5 ये कितने हैं, सब 2 2 एम्पियर हैं, तो 2 + 2 + 2 यानी कितना आउटपुट हो गया, 6। इनपुट कितना हुआ था, इनपुट भी 6 और आउटपुट भी 6। तो इस संधि पे कितना करंट मिला, इस संधि पे मिला 0, इस पे कितना मिला, 0 मिला। यानी यही हम बताएं कि इस संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, और उसे ही संधि का नियम कहते हैं। आइए इस हम सबको जोड़कर, ये सबको हम जोड़कर आपको दिखाते हैं, ठीक ना। ये तो आपको एग्जाम्पल लिए थे समझाने के लिए, जोड़ के बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ते हैं, तो यह दोनों का डायरेक्शन संधि पे है, तो इसको जोड़ेंगे I1 + I2। अब देखिए ये संधि से बाहर की ओर है, तो इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो -I3 -I4 -I5, ठीक ना। अब इन सब का टोटल करें तो संधि पे कितना धारा मिला, टोटल करें तो 0 मिला, तो इसी को लिखते हैं समेशन I = 0। बात समझ में आया, और इसी को ये समझाया गया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको मत लिखिएगा, ये जो लिखे हैं ना इसको मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए केवल है। तो आप लोग केवल इतना लिखेंगे, ठीक ना। आइए हम दूसरा नियम बताते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा है पास का नियम। क्या है, पास का नियम, ठीक ना। इसको कहते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसको कहते हैं, यहाँ पे लिख देना है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। आइए KVL आपको समझाने से पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक ना। सपोज कहते हैं यहाँ एक कोई सेल है और यहाँ भी कोई एक सेल है। सेल का ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। सेल का विद्युत वाहक बल E। सेल से एक प्रतिरोध जुड़ा है जिसका नाम है R1, और इस सेल से एक प्रतिरोध जुड़ा है जिसका नाम है R2। इस सेल का विद्युत वाहक बल, इसका E1 नाम रख लेते हैं, इसका E2, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों टर्मिनल को ऐसे जोड़ दिए। E1 में से करंट I1 फ्लो हो रहा है और E2 में से करंट I2 फ्लो हो रहा है। यहाँ से इस सर्किट को हम कंप्लीट कर देते हैं। अब इसमें एक और नीचे की ओर प्रतिरोध जुड़ा है जिसका नाम है R3। और देखो I1 और I2 से जो धारा आ रहा है 3 में, तो इसको लिखेंगे I1 + I2। वो किस में आ रहा है, R3 में आ रहा है धारा, ठीक ना। ये फिगर है। अब इसके द्वारा हम पास का नियम आपको समझाते हैं। तो यह हो गया पास नंबर 1 पहला, और यह हो गया पास नंबर 2, ठीक ना। अब पास, पहले पास के लिए आपको समझाते हैं। लिखेंगे किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के लिए ध्यान से देखिए, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, अगले लाइन से लिख रहे हैं, उस पास में लगने
वाली विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है अर्थात समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। कहा ना, इस पर पथ में बहने वाली धारा ठीक ना, असंगत प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। ठीक ना, इनका जो सदिश योग होता है वह इक्वल होता है। इसी को हम कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना। अब आते हैं पहले पास के लिए, इस पास की बात कर रहा है, लिखेंगे पास 1 के लिए ठीक है ना। पहले में विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, तो लिखेंगे V1, पहले का विभव V1 इक्वल टू E1, और V बराबर IR होता है, तो इसमें धारा क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है R1, तो I1 R1 समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए इसी पास में I2 भी है और E2 भी है, तो इसको लिखेंगे V2 इक्वल टू E2 I2 R2 समीकरण 2। ठीक है ना। इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों एक दूसरे से, जैसे इसको आगे अगर इधर बढ़ाएं तो इसका विरोध करेगा, ये आएगा तो इसका करेगा, तो दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो जब विरोध करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो कुल विभव निकाले हैं या कुल विद्युत वाहक बल निकाले हैं, तो यह होगा E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। ठीक ना। और यही पहले पास का फार्मूला हो गया। अब पास नंबर 2 के लिए निकालते हैं। अब लिखेंगे पास 2 के लिए देखेंगे। पास 2 में देखिए तो इसमें एक सेल है, एक प्रतिरोध है और एक नीचे प्रतिरोध है। तब देखिए यहाँ से I2 धारा भी इसमें आ रहा है और इधर से I1 भी आ रहा है, कुल धारा क्या है I1 प्लस I2 है, और इसमें एक ही विभव है, तो लिखेंगे E2 इक्वल टू, केवल इसमें V2 होगा, E2 इक्वल टू IR, सेल है तो E2 लिख दिए, और R2 प्रतिरोध है, I2 धारा है। पहले यहाँ से हम चलते हैं, तो I2 R2 एक ही लाइन में ऐसे, प्लस I1 प्लस I2 भी इक्वल टू IR होता है ना, I1 प्लस I2 देखो, और इस पे निकालेंगे विभव, तो इस पे होगा R3। ठीक ना, ओम के नियम से होता है V इक्वल टू IR, और यही सेकंड पास के नियम का फार्मूला। ये बोर्ड एग्जाम में 2023 में 6 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये जो अंशाल्प से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बोर्ड पे शो कर रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हम फिगर बनाएंगे, बिना फिगर के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक ना। दिया है 2 एम्पियर, एक पॉइंट P है, Q है, R है। पहले तो हम पॉइंट आपको बनाएंगे, सोल्यूशन इसका वैसे नहीं आएगा, लिखेंगे सोल्यूशन में लिखते हैं गिवन डैट क्या दिया है देखते हैं। इसमें एक लाइन खींचा है ऐसे, इस बिंदु को माना है P, इसको Q, और यहाँ से एक ऐसे खींचा है, इसको माना है R। ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 लाइन लाए ऐसे, ठीक ना, इधर से भी इधर से भी, और एक लाइन इधर से भी। ठीक ना, ये बाहर की ओर गई है। अब इस बिंदु पे Q पे आते हैं, Q पे एक ऊपर की ओर है ऐसे लाइन, फिगर में आपको इधर शो कर रहा है। ठीक है ना। अब R पे 3 लाइन है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक है, ये 2 आउट वाली हैं, एक इन वाली है। अब देखिए इन सब का मान दिया है ये, इस पे मान देखिए कितना दिया है, फिगर में दिया है 2 एम्पियर 1 एम्पियर।
अब इस पे कितना दिया है, 1 एम्पियर। अब आइए आर बिंदु पे देखिए कितना दिया, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और यहाँ पे 1.2 एम्पियर। अब कह रहा है इसमें, ठीक ना, नहीं है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई एम्पियर, ठीक है। कह रहा है इस आई का मान आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, अभी के चाप का नियम हम पढ़ाए हैं, ठीक ना। किसी संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जब शून्य होता है तो संधि का नियम इसमें लगा देते हैं। संधि का नियम यानी 2 एम्पियर यहाँ आया, 2 यहाँ आया, तो यहाँ पे कुल कितना आया, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में से 1 निकल गया, तो 4 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर यहाँ पे आया, यहाँ से 1 एम्पियर निकल गया, यानी 3 - 1 कितना बचा, 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर इधर किया। 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर इसमें और इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल हो गया 3 एम्पियर। यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में से 1.2 एम्पियर निकल गया, तो यहाँ से सीधे घटाएंगे, यहाँ पे 3 - 1.2, तो यह हो जाएगा 1.8 एम्पियर। जो ए का मान होगा इसमें, सॉरी आई का मान होगा वह 1.8 एम्पियर, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। इसको एक बार आप लोग बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक ना। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इसमें कई हिसाब से दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं 2020-2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियम की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सिद्ध कीजिए P/Q = R/S। सिद्ध करना है जी। क्वेश्चन देखो शो कर रहा है, हम लिखते हैं प्रूफ, कितना, P/Q = R/S, यही प्रूफ करना है। व्हीटस्टोन सेतु को किसके, किरचॉफ के सेकंड लाप्लास के नियम से सिद्ध करना, तो ये सिद्ध कर देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। जो नहीं पढ़े उनके लिए कठिन है। तो पहले तो व्हीटस्टोन सेतु बनाएंगे। इसको सिद्ध करने वाला जो वैज्ञानिक था वो इंग्लैंड का था। व्हीटस्टोन जो था वो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। तो ये सर्किट कुछ ऐसे, व्हीटस्टोन आप लोग ध्यान से ऐसे ही बनाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो, ऐसे ही बना लेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बीच में प्रतिरोध लगाइए, व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन अभी बन जाएगा। ये क्या हो गया, ठीक है। आप लोग फिगर बनाना पहले सीख लीजिए, ठीक ना। फिगर बहुत लोग से गलती होती है। देखिए ये फिगर हो गया, बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पे एक कुंजी होता है और यहाँ से इसमें एक सेल लगा होता है, बैटरी कह सकते हैं, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसमें केवल हम सेल लगा दें और यहाँ पे एक कुंजी लगा दें। इस कुंजी का नाम K2, इस कुंजी का नाम K1। इसमें से जब धारा प्रवाहित होगी तो ऊपर मान लेते हैं I1 धारा है, नीचे मान लेते हैं I2 है, इधर भी I1 धारा प्रवाहित होगी और इधर भी I2 धारा प्रवाहित होगी। अब इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D, ठीक है। अब ये प्रतिरोध है, इसका भी नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं P, इसका Q, इसका R, इसका S। देखिए इसका प्रयोग भी है, एप्लीकेशन भी है, आप लोग लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मीटर सेतु का एक्सपेरिमेंट जो व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, यही उद्देश्य है। इसमें अगर कोई चारों में से 3 प्रतिरोध पता है तो चौथे का मान हम निकालेंगे। अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज बनाया, एक सेतु का निर्माण किया, यह सेतु का निर्माण, और इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। अब आइए देखिए, इसमें जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। I1 धारा इधर से प्रवाहित होती है, I2 धारा इधर से, फिर से दोनों धारा जुड़ के इधर से आ जाए। लेकिन जब K2 कुंजी को बंद कर देते हैं, ठीक ना, K2 को बंद कर देते हैं तो इसमें एक पास बनता है, ये पास 1, और इधर एक पास बनता है पास 2,
कहा है सिद्ध कीजिए, किसके द्वारा? किरचॉफ के नियम के द्वारा। तो किरचॉफ का दूसरा नियम में पास का नियम है, उसी के द्वारा हम सिद्ध करें। जब K2 कुंजी बंद है तब ए बी डी ए में बहने वाली धारा, ठीक है ना। लिखेंगे, देखिए पास वन के लिए लिखेंगे जब K2 कुंजी बंद हो तब पास, कौन सा पास है? ए बी डी ए में बहने वाली धारा ठीक ना। अब बंद पास के लिए से निकालेंगे तो इसमें धारा कौन सी बह रही है? I1। तो V इक्वल टू वाई याद, इसके सिरों पे विभवांतर निकालेंगे तो V हो गया, V के जगह पे विभवांतर निकालेंगे ओम के नियम से। तो आप लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? I याद। इसमें कौन सी करंट बह रही है? I1। तो लिखेंगे I1, प्रतिरोध क्या है? P, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब जो ही इधर से आगे आएंगे तो ये धारा इधर से जा रही है, इस धारा ऐसे आएगी अगर तो इसका विरोध करेगी, तो जब विरोध करेगी तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, इसका डायरेक्शन I2 का अपोजिट है तो माइनस। अब इसका विभव निकालेंगे V इक्वल टू वाई आर, तो I2, ठीक है, आर। देखिए इसका प्रतिरोध P है, इसका आर है, इक्वल टू, इसमें कोई सेल नहीं है तो 0, ई का मान नहीं है तो 0, समीकरण 1। अब लिखेंगे दूसरे पास के लिए, इधर लिखेंगे पास 2 के लिए, आसान है। पास 2 के लिए क्या है बताइए, कहाँ से ले चलें? B C D B लिखेंगे ना। जब कुंजी K2, सेम लिखेंगे, जब कुंजी K2 बंद हो तब पास, कौन सा पास है जी? B C D B में प्रवाहित धारा। अब धारा का मान निकाल लें तो I1 Q, इस पे विभव निकालेंगे तो V इक्वल टू आई आर, तो I का मान I1, R का मान Q, माइनस, देखिए इधर से आ रहा है, इधर से दोनों विरोध करेंगे, I2 यस इक्वल टू 0, इसमें कोई क्या है? सेल नहीं, तो ई का मान 0। अब लिखेंगे समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। P बाई क्यू R बाई एस निकालना है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 वी गेट, नाउ इक्वेशन 1 क्या है? I1P माइनस I2R। इक्वेशन 1 है I1P बटा I1Q माइनस, देखिए I2R बटा I2S इक्वल टू 0, इक्वल टू को इधर करेंगे, ठीक ना। तो I1P बटा I1Q इक्वल टू I2R बटा I2S, I2 से I2, I1 से I1, P बटा Q इक्वल टू R बटा S। ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ये। बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में आपसे 6 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक ना। ये सिद्ध करना था P बटा Q इक्वल टू R बटा S, तो इसको नोट करिए। सिद्धांत पे कार्य करती है, क्वेश्चन समझिए, तब विभवमापी विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक ना। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा हुआ है, इसको हम वैसे बता देते हैं। 2022 का पूछा हुआ है, बोर्ड पे शो कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में फिगर बहुत बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन को लार्ज साइज में यहाँ पे शो करा रहे हैं। तो यह दिया गया परिपथ आरेख में संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, आर के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका फिगर का संतुलन हम बना देते हैं, सेम टू सेम दिया है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या दिया है, गिवन डेट व्हीटस्टोन सेतु दिया है, ध्यान से देखिए, सेतु दिया है ऐसे करके,
ध्यान ध्यान से देखिए, फिगर में ऐसे ही दिया है, ठीक ना, और सबका मान भी दिया है। इसमें गैल्वेनोमीटर जी लगाया हुआ है। यहाँ पे दिया है 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 15, सॉरी एम्पियर नहीं, ये 6 ओम, 3 ओम, 1.5 ओम, और ये सब ओम में है, एम्पियर में नहीं है। और यहाँ पे एक और जोड़ दिया है, ये आर है। कहता है आर का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये बताइए आप ये किस कदम में है। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। पहले हम बी सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। लिखेंगे बी सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध होता क्या है, बी सी के बीच में तुल्य निकालेंगे। तो निकालेंगे बी सी, ये देखिए किस कदम में, श्रेणी कदम में है कि समांतर में है, समांतर में। लिखेंगे समांतर कदम, यानी 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/r1 का मान 15 प्लस 1/r2 का मान r, यानी r बराबर हम निकालने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 15r/15 प्लस r, 1 का मान तो निकल गया, इसका तुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब लिखेंगे व्हीट स्टोन सेतु से P/Q इक्वल टू R/S। P का मान कितना है, 6 है, Q का मान 3 है। लिखेंगे 6/3 इक्वल टू R का मान कितना निकला है, 15R माइनस 15 प्लस R। लिखेंगे 15R/15 प्लस R, माइनस में नहीं है, और यस का मान 1.5। देखिए 3 दूना 6, 2 इक्वल टू 15R/15 प्लस R बटा 1.5। इसका गुणा कराइए 3 इक्वल टू 15R/15 प्लस R, ठीक है। 15 3 45, और 3 का में 5 R का गुणा कराइए 3R इक्वल टू 15R। 45 इक्वल टू, इसको इधर करिए 12R, R बराबर हो जाएगा 45/12, ठीक है, भाग 12 3 36, R इक्वल टू 3, 12 7 84, और 12 5 60, यानी 3.75 ओम। यह आपका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको कठिन नहीं लग रहा है, आसान है ना, तो इसको नोट करिए।